बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। रात मुझे काम करते हुए बहुत देर हो चुकी थी, अभी भी कुछ काम बाकी था। फिर छोटे साहब को वक्त पर कॉफ़ी भी देना होती थी। अगर ज़रा सी देर हो जाती तो छोटे साहब नाराज़ हो जाते। बड़े साहब और बेगम साहिबा अपने कमरे में थे। हवेली के बाहर हूँ का आलम था। दूर तक फैले पहाड़ बर्फ की चादर ओढ़े चांदनी रात में अजीब मंजर पेश कर रहे थे। इस सन्नाटे में अचानक दूर किसी परिंदे के बोलने की आवाज़ दिल को दहला देती। रात के 11:30 बज रहे थे। हवेली के अंदर मौजूद आतिशदान की वजह से बाहर की सर्दी का एहसास नहीं हो रहा था। सब नौकर जा चुके थे। मुझे इस वक्त बड़ी हवेली में अकेले काम करते हुए खौफ महसूस हो रहा था, क्योंकि इस वक्त तक तो मैं अपने क्वार्टर में सो गया होता था। मैं काफ़ी मग और थर्मस लेकर छोटे साहब के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। राहदारी में मुकम्मल अंधेरा था। किसी भी चीज़ पर नज़र पड़ती तो मेरा दिल कांप जाता। अंधेरे में वैसे भी वसवसे गालिब आने लगते हैं। मैं छोटे साहब के कमरे के बाहर खड़ा था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। आ जाओ। अंदर से आवाज़ आई। मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला तो देखा साहब सामने बैठे किसी की तस्वीर बना रहे थे। शायद वो किसी लड़की की थी। वो बार बार सामने देखते और तस्वीर बनाते, जैसे अमूमन आर्टिस्ट लोग करते हैं। फिर मैंने चारों तरफ कमरे में नज़र दौड़ाई, मगर ये क्या, कमरे में कोई भी लड़की या लड़की की कोई तस्वीर न थी जिसे देखकर साहब तस्वीर बनाते। फिर सामने देखा, मगर कमरे में कोई नहीं था। साहब क्या देख रहे थे, मैंने सोचा। मैंने फिर कमरे में नज़र दौड़ाते हुए थर्मस और मग रखा और पूछा, साहब आप किसकी तस्वीर देखकर तस्वीर बना रहे हैं? ये कहना था कि छोटे साहब ने तेज नज़रों से मुझे देखा। उनकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। मैंने छोटे साहब का ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। मैं फौरन घबराकर कमरे से बाहर निकल गया। अजीब सा डर लग रहा था। मेरा नाम करीम है। मैं अशरफ साहब के यहाँ पिछले 20 सालों से बावर्ची की नौकरी कर रहा हूँ। जब यहाँ आया था तब छोटे साहब, जिनका नाम हसन है, सिर्फ 4 साल के थे। यह हवेली चिल्लास के खूबसूरत मकाम पर वाक़या थी, जो ज़िला गिलगित में वाक़या है। अशरफ साहब के यहाँ आने से पहले मैं इस हवेली के पुराने मालिक के पास काम करता था। वो इमारात में मुल्क के गिने चुने लोगों में शुमार होते थे। फिर वो सब कुछ बेचकर अपनी बीवी बच्चों के हमरा मुल्क से बाहर चले गए। तब से यहाँ अशरफ साहब रहते हैं। अशरफ साहब का बहुत बड़ा कारोबार था। हसन को मैंने बचपन में देखा था। वो बहुत ज़हीन लड़का था। अशरफ साहब के कारोबार में शामिल होने की बजाय छोटे साहब ने तस्वीरें बनाने का पेशा अपना लिया। तस्वीरें बनाने का शौक उनको बचपन से ही था। उनकी बनाई हुई तस्वीरें जैसे हकीकत का रूप होती थीं। यही वजह थी कि उनका नाम मुल्क के नामवर आर्टिस्टों में होता था। मैं जब भी उनके कमरे में जाता वो तस्वीरें बना रहे होते। मैंने कभी उनको फारिग बैठे नहीं देखा था। जो बात मुझे हैरान करती वो ये कि बस हसन खलाओं में घूरते रहते और तस्वीरें बनाते। वो ऐसी तस्वीरें बनाते जैसे वो मंजर उनके सामने हो। इस बात को अशरफ साहब और बेगम साहिबा ने भी वाज़िया महसूस किया था। हसन की एक ख़ास बात ये थी कि वो कमरे में बैठे बैठे अपनी तस्वीरों में ऐसी मंजर कशी करते जैसे वो वहाँ खुद मौजूद हों। हालांकि बाकी आर्टिस्ट किसी लोकेशन पर जाकर ही पेंट करते हैं। एक रोज़ बेगम साहिबा हसन के कमरे में गई। अरे अम्मी जान, आप मुझे बुला लिया होता, हसन ने उन्हें देखकर कहा। जवाब में बेगम साहिबा ने कहा, भाई तुमने तो अपने कमरे को ही अपनी दुनिया बना लिया है। बहुत ही कम बाहर निकलते हो। मैंने सोचा खुद ही अपने बेटे से मिलाऊं। बेगम साहिबा ने हसन के कमरे का जायज़ा लेते हुए कहा, अरे वाह, तुमने तो अपने कमरे को अच्छा खासा स्टूडियो बना लिया है। इतने में वहाँ मैं कॉफ़ी लेकर पहुँचा। अच्छा ये तो बताओ, तुम बिना देखे इतनी अच्छी तस्वीर बना कैसे लेते हो? ये लड़की देखो, कितनी खूबसूरत तस्वीर बनाई है तुमने, बिल्कुल जैसे ये तुम्हारे सामने बैठी हो। बेगम साहिबा ने सोफे पर बैठते हुए कहा, अरे अम्मी, बिना देखे कहाँ, वो तो यही होती है। बेगम साहिबा ने कहा, अच्छा मजाक कर लेते हो? नहीं अम्मी जान, ये मजाक नहीं है। बेगम साहिबा के माथे पर परेशानी के आसार उभरे, क्योंकि हसन संजीदा मिजाज के मालिक थे। ऐसा मजाक वो नहीं करते थे।
अच्छा ठीक है, तुम काम करो, फिर मिलते हैं। ये कहकर बेगम साहिबा मुतफक्कर निगाहों से हसन के कमरे से बाहर आ गईं। एक रोज हसन ने एक इमारत की तस्वीर बनाई जो आग में लिपटी हुई थी। वो तस्वीर ऐसी थी जैसे वहीं बैठकर बनाई हो। अशरफ साहब और बेगम साहिबा ने भी इस तस्वीर को पसंद किया। फिर अशरफ साहब ने हसन से पूछा, वो ऐसी तस्वीरें क्यों बनाता है जो इंसान के जहन में मनफी सोच पैदा करें? फिर उसके जवाब में हसन ने कहा, ये तो कोई ऐसी बात नहीं, मैं जो देखता हूँ वही बनाता हूँ। अरे बेगम, ये खबर देखी, लाहौर की एक फैक्ट्री में ज़बरदस्त आग लग गई। अशरफ साहब की नज़र अखबार में छपी तस्वीर पर पड़ी तो वो हैरान रह गए। ये तो वही तस्वीर है जैसी हसन ने बनाई थी कुछ दिन पहले ही। अब उन्हें और बेगम साहिबा को तशवीश हो रही थी, ये कैसे मुमकिन हो सकता था? दोनों सोच में गुम हो गए। फिर एक दिन तस्वीरें बनाने के लिए हसन शहर में कुछ सामान खरीदने गया। उसके जाने के बाद अशरफ साहब और उसकी बेगम को जैसे कमरे की तलाशी का मौका मिल गया। उन्होंने कमरे की तलाशी ली और उसकी बनाई हुई बहुत सारी तस्वीरों को देखा। उनमें बहुत सी ऐसी तस्वीरें थीं जो किसी न किसी हादसे का मंजर पेश कर रही थीं। फिर उन्होंने पुराने अखबार निकलवाए जिनमें से उन्हें 2-3 तस्वीरें ऐसी मिली जो कि हसन ने भी बनाई थीं। बेगम साहिबा बहुत परेशान थी। उनका मानना था हसन पर किसी जिन वगैरह का साया है, जबकि अशरफ साहब इस बात से इनकार कर रहे थे। खैर फिर भी बेगम साहिबा की तसल्ली के लिए उन्होंने मौलवी साहब से बात की और उन्हें ये सारी बात बताई। उन्होंने कहा चलकर देख लेते हैं। हसन को इस बारे में सिर्फ इतना बताया था कि मौलवी साहब दुआ पढ़ने आ रहे हैं। मौलवी साहब ने हसन के कमरे का जायज़ा लिया, फिर हसन को देखा और कुछ पढ़कर उस पर दम किया। फिर अशरफ साहब से कहा, मुझे नहीं लगता आपके साहिबजादे पर कोई असरात हैं, फिर भी आप ये दुआ पढ़ते रहा कीजिए, अल्लाह बेहतर करेगा। उस दिन बेगम साहिबा काफ़ी उदास लग रही थीं। वो हसन की हालत को लेकर बहुत फिक्रमंद थीं। अशरफ साहब ने बेगम साहिबा की फ़िक्र को देखते हुए कहा, आप फिक्र ना करें, हम हसन को एक दूसरे दोस्त को दिखा लेंगे। वो कराची में एक मशहूर साइकेट्रिस्ट है। इत्तेफाक से 2 हफ्ते बाद ही हसन की बनाई हुई तस्वीरों की नुमाइश कराची में थी। हसन उस दिन बहुत खुश था। हम गिलगित से इस्लामाबाद आए, फिर वहाँ से फ़्लाइट से कराची पहुँचे। नुमाइश एक आर्ट गैलरी में रखी गई थी। वहाँ मुल्क के नामवर आर्टिस्टों की बनाई हुई तस्वीरें भी थीं। हसन की बनाई तस्वीरों को बहुत पजीराई मिली। वहाँ मौजूद एक शख्स ने हसन की बनाई एक तस्वीर को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई और मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हुआ, मगर हसन ने अपनी किसी भी तस्वीर को बेचने से इनकार कर दिया। हम 2 हफ्ते कराची में रहे। इस बीच में मैंने अपने दोस्त से हसन के लिए अपॉइंटमेंट लिया था। मैंने हसन से कहा, आज मेरे बहुत पुराने दोस्त से मिलने जाएंगे। पहले तो हसन ने मना किया, मगर फिर बेगम साहिबा के इसरार पर वो राज़ी हो गया। मुनव्वर मुल्क का जाना माना डॉक्टर था। हसन को पता न चले कि वो खास उसी के लिए वहाँ गए हैं। अशरफ साहब ने अपने दोस्त को पहले ही सारी बातों से आगाह कर दिया था। फिर वहाँ डॉक्टर ने कहा कि अब आए हो तो एक छोटा सा टेस्ट तुम सब करा लो, इससे तुम लोगों की दिमागी कैफियत का पता चल जाएगा। पहले अशरफ साहब और बेगम साहिबा का फर्जी टेस्ट लिया गया, फिर हसन का टेस्ट किया गया। डॉक्टर ने कुछ अजीब सा महसूस किया। उसने बातों बातों में हसन को हिप्नोटाइज कर दिया, फिर उससे मालूमात हासिल की। जो बातें हसन ने बताई वो सुनकर डॉक्टर दंग रह गया। फिर अशरफ साहब से अकेले में मिलने का कहा। खैर वो सब वहाँ से वापस होटल आ गए। वहाँ कुछ दिन रहने के बाद हसन ने एक अजीब तस्वीर बनाई जिसमें कुछ ताले टूटे हुए थे। एक बड़ा सा गोदाम नुमा घर था। अशरफ साहब ने हसन से पूछा, ये क्या बनाया है? तो कहा, जो देखा वो बना दिया। अशरफ साहब ने गौर से इस तस्वीर को देखा तो वो मकान उनके रावलपिंडी वाले गोदाम से मिलता था। अगले दिन वो अपने डॉक्टर दोस्त के पास गए और उनसे हसन के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि उसने हसन के मुख्तलिफ टेस्ट किए, फिर हिप्नोटाइज किया, जिससे पता लगा हसन के दिमाग का IQ लेवल आम इंसानों से बहुत ज़्यादा है। ऐसा बहुत कम लोगों में होता है और इसी वजह से वो आने वाले कल और माजी को देख लेता है जिससे उसका कभी वास्ता ही न पड़ा हो, जैसे कोई पुराना वाक़या या फिर आगे पेश आने वाले वाक़यात और हालात।
इस अमल को मेडिकल की जुबान में प्रीकॉग्निशन कहा जाता है। ये एक हकीकत है, मगर साइंस इसे सबूत की कमी की बिना पर नहीं मानता। इस बारे में बहुत से साइंसदानों ने रिसर्च की है, मगर सिर्फ इतना ही पता कर सके हैं कि ऐसे वाक़यात हो सकते हैं, मगर इनको साबित नहीं किया जा सका। डॉक्टर ने हसन के लिए कुछ दवाएं दी और कहा इनके इस्तेमाल से हसन की IQ में कुछ कमी आएगी, वो उन वाक़यात को नहीं देख पाएगा। अशरफ साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया और वापस होटल चले गए। खैर, उनके वापस जाने का वक्त हो गया था। कुछ ही घंटों का सफ़र करके वो वापस अपने घर में थे। अगले दिन अशरफ साहब को पिंडी ऑफिस से फ़ोन आया कि उनके गोदाम में चोरी हो गई है। चोर लाखों का सामान लूट कर ले गए। अचानक अशरफ साहब का माथा ठनका। उन्हें हसन की बनाई वो तस्वीर याद आ गई। वो फौरन पिंडी पहुंचे और ज़रूरी कार्रवाई के बाद वापस अपने घर को लौट आए। अशरफ साहब अक्सर सोचते कि हसन जो बनाता है वो हो जाता है, या माजी में भी कभी हुआ होता है, पर जिस लड़की का वो जिक्र करता है जो उसे नजर आती है, उसका क्या, वो कौन है, उसका हसन से क्या ताल्लुक हो सकता है। फिर उन्होंने खुद ही तहकीक करने का सोचा। पहले पहल तो उन्होंने अपनी हवेली से ही शुरुआत की। हवेली के सब स्टोर तहखाने चेक किए। फिर एक स्टोर में रखे एक टेबल की दराज से उन्हें एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें एक औरत, एक आदमी और एक लड़की थी। काफ़ी दिनों से रखी रहने की वजह से वो गर्द आलू थी। अशरफ साहब उसे लेकर अपने कमरे में आए और नौकर से कहा इसे साफ करके ले आए। शायद वो इस हवेली के पुराने मालिक की फैमिली की तस्वीर हो। उनके दिमाग में ख्याल आया तो नौकर तस्वीर ले आया। अशरफ साहब ने देखा तो वो हैरान रह गए। इस तस्वीर में एक मर्द और एक औरत के अलावा एक लड़की भी मौजूद थी। वो कोई और नहीं थी बल्कि वही थी जिसकी हसन तस्वीर बनाता था। पर ऐसा क्यों करेगा? क्या रिश्ता है हसन से उस लड़की का? ये सब सवाल उन्हें परेशान कर रहे थे। फिर उन्होंने उस हवेली के पुराने मालिक की तफसीलात इकट्ठा करना शुरू की। जहाँ से जो भी मालूम पड़ता वो उसे डायरी पर नोट करते। आसपास के लोगों से भी पता किया, मगर कुछ खास मालूमात न मिली जिसका ताल्लुक उस लड़की से हो। एक दिन अशरफ साहब की मुलाकात एक शख्स से हुई। उसने जो बताया तो अशरफ साहब के होश उड़ गए। हसन को डॉक्टर की दी हुई दवा बराबर दी जा रही थी, जिससे उसे बहुत अफाका हुआ। वो अब अक्सर कहता कि वो लड़की उसे नजर नहीं आती। अब उसका ज्यादातर वक्त कमरे से बाहर ही गुजरता। बेगम साहिबा को ये देखकर बहुत सुकून मिला कि उनका बेटा ठीक हो रहा है। उस शख्स ने कहा इस हवेली में आपसे पहले जो थे वो बहुत रईस थे। इस हवेली को उन्होंने बहुत प्यार से बनवाया था। इकलौती बेटी थी जो घर में एक हादसे में आग में झुलस गई थी। अब ये हादसा था या कुछ और, ये हम नहीं जानते। फिर कुछ महीनों बाद वो मियाँ बीवी बाहर चले गए। अशरफ साहब परेशान हो गए। नतीजे पर पहुंचे तो सोचा शायद वक्त की लहरों ने ये सब मनाजिर महफूज कर लिए थे जिन्हें सिर्फ हसन ही देख सकता था। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मुख्तलिफ आवाज़ों को फ्रीक्वेंसी मैच करके सिर्फ रेडियो पर ही सुना जा सकता है। हालांकि वो आवाज़ें हमारे माहौल में मौजूद होती हैं, मगर उन्हें सिर्फ एक ख़ास निज़ाम के तहत सुना जाता है। और शायद कुछ ऐसा ही हसन के साथ भी हो रहा था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।